नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैंप सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न, जो कि एग्रीकल्चर टीए और कैंप सुपरवाइजर, एसटीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 539 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कपास में बिनोला है 65 से 70%, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90। कपास में बिनोला है, बताना कितना परसेंट होता है। तो इसका ए आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 65 से 70%। कपास में बिनोला जो होता है 65 से 70% होता है, और जीनिंग परसेंट यानी कि रुई की मात्रा पूछे तो 24 से लेकर 43% आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 540 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किसमें हुआ था? चावल में, कपास में, तंबाकू में या गेहूं में? तो टर्मिनेटर तकनीक जो है किसके अंदर प्रयोग में लाया गया? तो ये कपास के अंदर प्रयोग में लाया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे जेनेटिक उपयोग प्रतिबंध तकनीक को टर्मिनेटर तकनीक या आत्महत्या के बीज के रूप में भी जाना जाता है। इसे कपास में दूसरी पीढ़ी के बीजों को बांझ होने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 541। निम्नलिखित में से कौन सी आलू की फ्री स्टोन प्रजाति है? तो फ्री स्टोन प्रजाति बताना है आलू की। सरबती है, स्वीट हनी है, जूली एल्बर्टा है, या इनमें से कोई नहीं? तो जूली एल्बर्टा जो आलू की प्रजाति है ये फ्री स्टोन प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो गूदा होता है वो पीले रंग का होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 542 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखी जाती है? 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 25 या 25 से 30? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 20 से 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत में 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और दक्षिणी भारत में 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं, तथा एक नाली से दूसरी नाली की दूरी जो होती है 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 543। क्वेश्चन कह रहा है जनपद के भूरे या काले क्षेत्र के लिए संतुप्त फसल कौन सी है? तो जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए कौन सी फसल संतुप्त की गई है? आलू है, बौना गेहूं, तंबाकू या सब्जी मटर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तंबाकू। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 544 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों का पढ़कर सही उत्तर चिन्हित करना है। गन्ने के तने में 10% चीनी पाई जाती है, गन्ने के रस में 10% चीनी पाई जाती है, गन्ने के तने में 20% चीनी पाई जाती है, गन्ने के रस में 20% चीनी पाई जाती है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गन्ने के रस में 10% चीनी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 545। क्वेश्चन कह रहा है संकर कपास के लिए नाइट्रोजन की संतृप्त मात्रा है। हाइब्रिड कॉटन के लिए आपको बताना है नाइट्रोजन की कितनी मात्रा रखा जाता है। 90 से 120 किलोग्राम, 120 से 150 किलोग्राम, 150 से 180, 180 से 210। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 546 पर। क्वेश्चन नंबर 546 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है टॉपिंग और डिस्करिंग क्रियाएं उपज एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आवश्यक है। कौन सी फसल के लिए? तंबाकू में, आलू में, कपास में या गन्ना में? काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू के अंदर डिस्करिंग और टपिंग की क्रिया की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 547 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की खेती में पूर्वपात भंजन इंगित, जिसको प्राइमिंग कहा जाता है, करता है पौधे के ऊपरी भाग निकलना, पौधे में अंतःभूस्थारी का निकलना, पत्तियों की चयनात्मक तोड़ाई या पत्तियों की क्यूरिंग। तो प्राइमिंग क्या होता है? ये होता है पत्तियों की चयनात्मक तोड़ाई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 548 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस फसल के बीज को बुआई पूर्व आरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी कि जो सीड होता है, सीड के ऊपर कुछ रोए होते हैं और उसको हटाकर फिर उसकी बुआई करना ही, मतलब ये इस प्रकार की क्रिया किसमें की जाती है? तो ये कपास के अंदर की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कपास के बीज के ऊपर रोए पाए जाते हैं, जिसका बुआई के पहले गोबर के साथ मिलाकर हाथ से रगड़ते हैं, जिससे रोए टूट जाते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित करने पर रोए जो होते हैं जल जाते हैं। इसके बाद इसकी बुआई जो करते हैं आसानी से बुआई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 549 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू का कंद रूपांतरित स्वरूप है, जड़ का, तने का, फूल का, पत्ती का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तने का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 550 नंबर कह रहा है गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है। तो गन्ने में पेड़ी लेने की राय जो दी जाती है प्रथम पेड़ी तक ही दी जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं गन्ने में पेड़ी लेने की राय प्रथम पीढ़ी तक ही दी जाती है, क्योंकि इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में गन्ने की जर्मिनेशन परसेंट और रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण प्रथम पीढ़ी लेने की ही राय दी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 551 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं बरसीम का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दान के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है दान के लिए, यानी कि दाने के लिए हो सकता है, दाने के लिए बाजरे की बुआई कब करनी चाहिए? जून में करनी चाहिए, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में। तो दाने के लिए जो बाजरे की बुआई करते हैं वो कब करते हैं? तो जुलाई के द्वितीय पखवाड़े के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जुलाई, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दाने के लिए बाजरे की बुआई कर रहे हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में हमको बुआई कर देना चाहिए। और पौधे की जो दूरी रखते हैं 45x10 या 45x15 सेंटीमीटर रखा जाता है। गहराई की बात करें तो सीड की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखा जाता है। बीज दर की बात करेंगे तो 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट लगता है 1 हेक्टेयर के लिए। उपज की बात करेंगे तो दाना अगर प्राप्त करना है तो 20 से 25 क्विंटल दाना प्राप्त हो जाता है। चारे की बात करें तो चारा जो है 60 से लेकर 120 कुंटल चारा आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। तो बरसीम के जो बीज होते हैं उसको किससे ट्रीटमेंट किया जाता है? एजोला कल्चर से, ये तो धान के अंदर किया जाता है, राइजोबियम कल्चर से, एजोक्टोबैक्टर कल्चर से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम कल्चर से इसका उपयोग किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल की वृद्धि की दर प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में होने को क्या कहते हैं? CGR कहते हैं, RGR कहते हैं, NAR कहा जाता है, या AGAR कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, CGR कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फसल की वृद्धि दर प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में होने वाले को CGR के नाम से जानते हैं। CGR का ये सूत्र यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जल भराव वाले क्षेत्रों में सबसे प्रतिरोधी फसल कौन सी है? मक्का है, उड़द है, धान है, गन्ना है। तो जल भराव वाले क्षेत्रों में सबसे प्रतिरोधी फसल जो है वो हो जाएगी धान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी जौ की जो किस्म जो है नेमाटोड रेसिस्टेंट है? ठीक है, नेमाटोड से रेसिस्टेंट वैरायटी बताना है। जौ की कौन सी है? ज्योति है, रत्ना है,
करण 19 है, राजकिरण है। तो यहाँ पर राजकिरण जो वैरायटी है ये रेजिस्टेंट है नेमाटोड के प्रति। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर जौ की नेमाटोड्स रेजिस्टेंट वैरायटी आपको यहाँ से भी देख लेंगे, RD 2052, RD 2035। उसके बाद यहाँ देखेंगे जौ की 60 रेजिस्टेंट वैरायटी, नरेंद्र बारले 3, 1, NDB 1173, RD 2552। ये सब जो वैरायटियाँ हैं ये हो जाएंगी जौ की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। उसके बाद देखेंगे जौ की कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी, तो HBL 276 ये वैरायटी जौ की कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला है। यहाँ देखेंगे एक तरफ दिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर और एक तरफ दिया हो फूड, तो मैच कराना है। राइस का इसमें से बताएंगे राइस का क्या हो जाएगा, तो राइस का हो जाएगा यहाँ पर इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एक मिनट, राइस का जो है वो चला जाएगा चाइना के साथ, ई ऑप्शन के साथ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और ठीक है, राइस का जो है ये चला जाएगा चाइना के साथ। उसके बाद सनफ्लावर की बात करेंगे तो सनफ्लावर जो है ये रसिया के साथ चला जाएगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट इसके साथ हो जा रहा है, सेकंड जो है सी के साथ चला जा रहा है। उसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो मेज है ये किसके साथ चला जाएगा, ये USA के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी देखेंगे। उसके बाद यहाँ मिल्क देखेंगे, मिल्क का क्या हो जाएगा, मिल्क का इंडिया हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो है बी ऑप्शन की कनाडा के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से हम मैच कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो बताना गेहूं जो है किस प्रकार की फसल है, स्वपरागित है, परपरागित है, एनिमोफिली है या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे स्वपरागित जो फसलें हैं जैसे मूंगफली, गेहूं, चावल, टमाटर, ये जो किस्में हैं ये स्वपरागित फसलें हैं, याद रखेंगे। परपरागित फसलों की बात कर लेते हैं तो कद्दू आ जाएगा, अंगूर है, घास है, सेब है और यहाँ पर डेफोलिडस, ये सब जो है परपरागित फसलें हैं, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश या एस.के. बंसल। तो वैश्विक हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है भारत के हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है दुग्ध हरित क्रांति के जनक तो वर्गीज कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है चावल तथा गेहूं फसल के एक फूल में निम्न संख्या में से पुंकेसर पाए जाते हैं। तो गेहूं और चावल बताना है, दोनों में एक फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, 3 और 3, 4 और 3, 6 और 3 और 3 और 6। तो आपको याद होना चाहिए चावल और गेहूं में पुंकेसरों की संख्या 6 और 3 होती है, ठीक है, याद रखेंगे। 6 पुंकेसर जो हैं वो चावल के अंदर देखने को मिलते हैं और 3 पुंकेसर गेहूं में मिलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मक्का की बात करें तो मक्का में 3 पाए जाते हैं, मटर की बात करें तो 10 पुंकेसर होते हैं, गाजर की बात करें तो 5 पुंकेसर होते हैं और चावल में 6 और गेहूं में 3, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ संयुक्त मंजरी जिसको पेनिकल एनिसिएशन किस फसल की नाजुक अवस्था है, गेहूं की, मक्का की, धान की या बाजरा की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे प्रारंभ संयुक्त मंजरी धान फसल की नाजुक अवस्था होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेनिकल एनिसिएशन चावल के विकास के प्रजनन चरण की शुरुआत है। यह तब होता है जब मिट्टी की सतह की ठीक ऊपर अंकुरण या तनों के ऊपर पर वास्तविक पुष्पगुच्छ बनना शुरू होता है। पेनिकल इनिशिएशन बुआई के 40 दिन बाद होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा कितने दिन बाद होता है, तो 40 दिन बाद आपको याद रखना है। पेनिकल
इनिशिएशन कितने दिन बाद होता है बुआई की? 40 दिन बाद होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चावल में बंगाल फेमिन का कारण क्या है? तो बंगाल फेमिन का कारण बताना है चावल में। ब्लास्ट या BLB हेलमिंथोस्पोरियम पत्ती धब्बा रोग या शीथ ब्लास्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरियम पत्ती धब्बा रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे चावल में बंगाल फेमिन का कारण है हेलमिंथोस्पोरियम पत्ती धब्बा रोग एवं चालू का, यहाँ देखेंगे आलू का आयर फेमिन का कारण है फाइटोप्थोरा इन्फिस्टेंस। ठीक है, आयर फेमिन का क्या कारण है? फाइटोप्थोरा इन्फिस्टेंस, अगर यहाँ आलू का पूछता तो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य परिस्थितियों में धान की फसल में 2 या 3 पौधे लगाने पर पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की संयुक्त दूरी कितनी रखते हैं? 10 × 5 सेंटीमीटर, 10 × 10 सेंटीमीटर, 20 × 10 या 20 × 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन 20 × 20 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा सेकंड संकर नस्ल राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? धान, मक्का, गेहूं, चना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मक्का की किस्में हैं गंगा सेकंड। ठीक है, मक्का की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे गंगा सेकंड पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले, और गंगा 101 पूछे, गंगा 2 पूछे, हाई स्टार, प्रोटीना, अंबर, किसान, सोना। ये सब किसकी किस्में हो जाएंगी? ये हो जाएंगे मक्का की किस्में। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कांगनी। ठीक है, कांगनी कहा जाता है या स्टेरिया इटालिका जिसको कहा जाता है, मिलेट्स है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा नाम होता है फॉक्सटेल मिलेट्स। ठीक है, फॉक्सटेल मिलेट इसका दूसरा नाम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको फॉक्सटेल मिलेट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको कांगनी कहा जाता है, तमिल भाषा में इसको थिनाई कहते हैं, गुजराती में कांग कहते हैं, और मराठी में इसको राला कहते हैं, और कनाडा में इसको नवानी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे अरावली किस फसल की किस्म है? काफ़ी फेमस वैरायटी है अरावली। तो कौन सी फसल की ये किस्म है? गेहूं की है, मक्का की है, कपास की है, या सरसों ज्वार, जो भी है इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो अरावली जो है ये हो जाएगी गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की और भी वैरायटी आपको याद रखना, गिरजा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अर्जुन, जनक और सरवती, सोनारा, सतलज। ये सब गेहूं की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, गेहूं की वैरायटियाँ हैं गिरजा, अर्जुन, जनक, सरवती, सोनारा और सतलज। क्वेश्चन देखेंगे धान की फसल, धान की जो फसल है इसकी फैमिली बताना है। फेबेसी है, पोएसी है, या पेडिलिएसी है, या एस्टरेसी है। तो धान की जो फैमिली है सब लोग जानते हैं पोएसी फैमिली है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम ग्रेमिनी कह सकते हैं या पोएसी के नाम से इसको जाना जाता है। पोएसी फैमिली के अंदर देखेंगे गेहूं भी आ जाएगा, मक्का भी है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है। ठीक है, ये सब पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहा जाता है? पेडी को कहा जाता है, मेज को, या पार्लेट मिलेट को कहा जाता है, ओट को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेज को कहा जाता है। मक्के को क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्वीन ऑफ सीरियल मेज को, किंग ऑफ सीरियल गेहूं को, किंग ऑफ पल्स चिकपी, और क्वीन ऑफ पल्सेस पी को कहा जाता है, किंग ऑफ ऑयल सीड ग्राउंडनट, क्वीन ऑफ ऑयल सीड। ठीक है, सेसम जिसको तेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है, रिक्वायर इन लो सीड रेट वीट में। ठीक है, कौन सी विधि से गेहूं के अंदर बहुत ही कम मात्रा में सीड लगते हैं? तो सब लोग जानते हैं डिबलिंग जो विधि है इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में सीड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आर्गट किसका एक विख्यात रोग है? गेहूं का है, ज्वार का है, बाजरे का है, मक्का का। तो आर्गट जो है एक प्रकार का बाजरे का प्रमुख रोग माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्गट रोग बाजरे का विख्यात रोग है। बाजरे के और भी रोग हैं जैसे ग्रीन ईयर रोग, आर्गट है। और धान के रोग बताएं
तो ब्लास्ट है, बैक्टीरियल लीफ फ्लाइट है, खैरा है, उसके बाद पान रोग, सुख रोग, ठीक है, शीथ ब्लाइट, ये सब धान के रोग हो जाएंगे। गेहूं के रोग की बात करें तो रस्ट है, करनाल बंट है, लूज स्मट है, सेहू रोग है, ईयर कोकल डिजीज, ठीक है, ये सब गेहूं के रोग हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का के बोने का समय, ठीक है, संकर मक्का जो हाइब्रिड मेज है इसका बोने का उचित समय आपको बताना है। प्रथम सप्ताह जून, प्रथम सप्ताह जुलाई या द्वितीय सप्ताह जुलाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रथम सप्ताह जून, ठीक है, प्रथम सप्ताह जून, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर गेहूं की बुआई की बात करें तो गेहूं का जो बुआई का उचित समय जो है वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। चने की बुआई का उचित समय पूछे तो अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह है, ठीक है। तो अगर मक्के का पूछे तो जून का प्रथम सप्ताह है। ये आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे डिबलिंग हिज ए मेथड, बताना है चोभना, जिसको चोभना कहते हैं या डिबलिंग कह सकते हैं। तो ये एक बताना किसकी विधि है, बीज बोने की है, निराई की है, कटाई की है या बीज कम निर्धारण है। तो यहाँ पर बीज बोना ही एक डिबलिंग की विधि मानी जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कम मात्रा में सीड लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों डिबलिंग जो विधि है एक गेहूं की बुआई की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। गेहूं की और बहुत सारी विधियां हैं बुआई की, जैसे कैरा विधि पूछे किससे संबंधित है तो गेहूं की बुआई से संबंधित है। पोरा विधि ये भी उसी से है। डिबलिंग विधि ये भी गेहूं से संबंधित है। सीड ड्रिल विधि, छिड़काव विधि, नाई बांधकर या ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ये सब किसकी गेहूं की प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है चावल की प्रजाति IR36 किस समूह की है, इंडिका की है, जेपोनिका की या जेवोनिका की या संकर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडिका समूह की है, ठीक है। IR36 जो है इंडिका समूह से बिलोंग करती हैं। यहाँ देखेंगे धान की जो बाला है, साकेत, कंचन, ये सब प्रजातियाँ सूखा सहनशील किस्में हैं। उसके बाद IR8 के बारे में बता दें कि विश्व का जादुई धान इसको कहा जाता है और 1965 में भारत में आयात हुआ था। सन भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है बौने गेहूं की बुआई में बीज की गहराई कितनी रखते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। बौने जो गेहूं होते हैं तो उसमें बीज की जो गहराई रखते हैं वो 4 सेंटीमीटर रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक जीन बोनी किस्मों के लिए गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर, 2 जीन बोनी किस्मों के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर और ट्रिपल जीन बोनी किस्मों के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कर रहा है बाजरे का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है। यहाँ पर बाजरे का उत्पत्ति स्थान बताना है। अफ्रीका है, कनाडा है, USA है, जापान है। तो बाजरा जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, कहाँ पर माना गया है दोस्तों कमेंट के अंदर बताइए। तो इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया है अफ्रीका माना गया है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका माना गया है। उसके बाद अगर गेहूं का उत्पत्ति स्थान पूछे तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जिसको तुर्की कहा जाता है। या जौ का उत्पत्ति स्थान पूछे तो इथोपिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। धान का एंडोवर्मा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। उड़द का भारत, चने का अफगानिस्तान, ठीक है। ये इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना है। उसके बाद देखेंगे बोरो धान की रोपाई समय बताना है। बोरो जो धान है, बोरो अस, ठीक है, और अमन, इस प्रकार से जो धान होते हैं तो उनकी उसमें पूछा है बोरो धान की रोपाई का समय आपको बताना है। तो यहाँ पर रोपाई का जो समय है दिसंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोरो धान की रोपाई का जो समय है दिसंबर है। उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती का वर्गीकरण इस प्रकार है। यहाँ देखेंगे एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ, स्थानीय नाम, बुआई का समय और कटाई का समय। शरद ऋतु में जो बुआई की जाती है उसको अस के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में बोया जाता है और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। इसकी जो अस की बुआई कब करते हैं, मई जून के महीने में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। शीत और रबी सीजन की जो बुआई है उसको अमन के नाम से जानते हैं या अधनी के नाम से जाना जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। बसंत या ग्रीष्मकालीन में जो बुआई करते हैं उसको बोरो के नाम से जानते हैं। यह पश्चिम बंगाल और डालुआ उड़ीसा में इसका बुआई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बुआई नवंबर से दिसंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान की सुगंधित प्रजाति बताना है, कौन सी है? IR 24 है, या नरेंद्र 1 है, या साकेत 4, या कस्तूरी। तो इन चारों में से बताना है धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है। तो कस्तूरी जो है धान की एक सुगंधित प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे धान की सुगंधित प्रजाति कस्तूरी है। धान की अन्य किस्में बाला आपको याद रखना, साकेत, कंचन, लूनी श्री, IR 8, या पूसा बासमती, साबरमती और फाल्गुनी, राजेश्वरी, हेमा, ये सब धान की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई निर्धारित है। तो बौने जो गेहूं होते हैं उसमें प्रथम सिंचाई कब करते हैं? 10 से 15 दिन बुआई के बाद, 20 से 25 दिन बुआई के बाद, 35 से 40 दिन बुआई के बाद, या 50 से 55 दिन बाद बुआई के। ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम सिंचाई कर देनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। गेहूँ की फसल में जब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। अगर गेहूं की फसल में एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कब करनी चाहिए? CRI, जिसको क्राउन रूट इनिटेशन, ठीक है, इनिटेशन अवस्था पर सिंचाई करते हैं। जब 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI और पुष्प अवस्था पर करनी चाहिए। पहली सिंचाई इस पर, दूसरी पुष्प अवस्था पर, अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो। क्वेश्चन देखेंगे धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई हेतु डेपोग विधि द्वारा रोपणी का कितना क्षेत्रफल समुचित होगा? 25 से 30 मीटर स्क्वायर, 50 से 60, 75 से 90, या 100 से 120 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए डेपोग विधि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो डेपोग विधि है ये फिलीपींस से विकसित की गई है। ठीक है, इसमें जो रोपनी यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो नर्सरी है 12वें दिन तैयार हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी किस्म राजस्थान की गर्म जलवायु की दशाओं के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक सहनशील है? राज 4079, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे राज 4120, यह UG 99 रोली के प्रति सहनशील है। राज 3077, यह लवणी और पछेती बुआई के लिए भी उपयुक्त है। और PBW 502 सिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है और करनाल बंट प्रतिरोधी वैरायटी है। तो ये सब वैरायटियाँ आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद देखेंगे सुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी किस्म है ये आपको बताना है। सुगर 75, तो यहाँ पर ऑप्शन है फूली मक्का की या गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है दाने की सामान्य मक्का की। उसके बाद चौथा ऑप्शन है मीठी मक्का की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीठी मक्का की। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है किसकी? मीठी मक्का की है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है IET 23832 एक किस्म है। जिंक भरपूर धान की किस्म है, या मैग्नीज भरपूर धान की किस्म है, या जिंक भरपूर गेहूं की किस्म है, या मैग्नीज भरपूर गेहूं की किस्म है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जिंक भरपूर धान की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे बाला, साकेत और कंचन ये सूखा सहनशील किस्में हैं। लूनी श्री की बात करें एवं IR 8 ये लवणता रोधी किस्म है। साबरमती जो किस्म है ये ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। फाल्गुना और लोह ये लोह जो सांद्रता वाले क्षेत्र होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधी है। जगन्नाथ की बात करें तो ये प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। MP MH 17 RH-B/223 MP 21 तथा RH-B/224 अनुमोदित संकर किस्में बताना है। ये सब किस्में किसकी हैं? मक्का की हैं, ज्वार की हैं, कपास की हैं, या बाजरा की हैं।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बाजरा की किस्में हो जाएंगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं MPH 17 और RHB 223, MPMH 21, उसके बाद RHB 224, ये सब बाजरा की संकर किस्में हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे HB1 जो है हाइब्रिड बाजरा 1 जो है सन 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। ये प्रथम हाइब्रिड किस्म है, याद रखेंगे HB1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं पूछा है यहाँ पर, अगेती 76, नवजोत, प्रभात या सरताज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन सरताज, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसमें से बताइए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या केरला। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से स्टेट को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी प्रजाति मकई पॉप के अंतर्गत आता है? ठीक है, मकई पॉपकॉर्न के अंतर्गत आता है, कौन से ये आपको बताना है। पॉपकॉर्न या पॉप मैच के नाम से जाना जाता है। इबर्टा है या इमेलेसिया है या इंडुराटा है या सेराटिना है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इबर्टा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फ्लिंट कॉर्न जो है इंडुराटा है, पॉपकॉर्न है इबर्टा है, स्वीट कॉर्न जो है सेकेराटा है या डेंट कॉर्न है इंडेंटाटा है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। गेहूं को उगाने वाले अपारंपरिक क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो गेहूं के उगाने वाले अपारंपरिक जो क्षेत्र हैं वो हो जाएगा इसमें से हरियाणा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी दोस्तों यहाँ पर गेहूं का बात कर रहा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 23% आपको याद रखना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का यहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा यही होता है पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है 19.28 और यहाँ पर आपको असम की बात करें तो असम में आपको याद रखना 16.39। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल इसके आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।